शौचालय एक जरूरत। नागपुर शहर में रहने वाली टीना एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसकी बचपन से ख्वाहिश थी कि उसकी शादी गांव में हो, जहां घर में एक बड़ा सा पेड़ हो जिस पर झूला टंगा हुआ हो, आंगन में मोर नाचते हो, चिड़ियों की आवाज से सुबह की आंख खुले और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो। उसकी बातें सुनकर उसकी बहन तान्या उसको गवार कहकर बुलाती थी। फिर एक बार टीना के लिए गांव से संजीव नाम के लड़के का रिश्ता आता है, तो उसके पिता ने अपनी बेटी की ख्वाहिश को समझते हुए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। संजीव और टीना की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। ससुराल में टीना का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। रात में सोने से पहले, यह शौचालय कहाँ पर है? क्या क्या कहा तुमने? शौचालय? यह क्या कह रही हो तुम? अब क्या रात में शौच के लिए जाओगी? अरे गांव में घरों में शौचालय नहीं होता, खेत या जंगल की तरफ जाना पड़ता है। अब तुम्हें सुबह होने का इंतजार करना पड़ेगा। यह तुम क्या कह रहे हो संजीव? घर में शौचालय नहीं है? क्या घर की सभी औरतें बाहर ही शौच के लिए जाती हैं? हाँ टीना, सभी शौच के लिए बाहर जाते हैं, और अगर हमने घर पर शौचालय बना लिया तो कोई हमारे घर का पानी तक भी नहीं पिएगा। यह किस तरह की बातें कर रहे हैं जी आप? पढ़े लिखे होकर आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अगर आधी रात को किसी का पेट खराब हो जाए तो वह क्या सुबह होने का इंतजार करेगा? टीना, तुम बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? गांव में घर के अंदर शौचालय बनाना अच्छा नहीं समझा जाता। और क्या मेरे सोच बदलने से सारे गांव वालों की सोच बदल जाएगी? तो क्या पूरे गांव में एक भी शौचालय नहीं है? नहीं, एक भी नहीं। और अब रात को जाना सही नहीं है, क्योंकि खेतों में सांप और बिच्छू रहते हैं। और अगर तुम्हें जाना ही है तो सबके सोने तक का इंतजार करना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर टीना बहुत परेशान हुई कि अब वह क्या करे। टीना अपना पेट पकड़कर रोने लगी। उसको रोता देख संजीव उससे कहने लगा, अच्छा बाबा, रो मत। घर के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है, तुम वही चलो। टीना के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह पेड़ के पीछे शौच कर तो आई, लेकिन रात भर उसको यह सोचकर नींद नहीं आई कि संजीव के घर पर कोई शौचालय नहीं है। रात भर वह इसी कश्मकश में डूबी रही। सुबह के 4 बजे ही थे कि तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। टीना ने दरवाजा खोला तो बाहर उसकी ननंद नीलम खड़ी थी। इतनी सुबह सुबह अपने कमरे के बाहर उसको खड़ा देख टीना ने उससे पूछा, क्या हुआ दीदी, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? हाँ भाभी, जल्दी चलो, शौच होकर आते हैं, वरना सुबह हो गई तो फिर जाना मुश्किल हो जाएगा। पर दीदी, हम शौच के लिए तो तभी जाएंगे ना जब हमें जरूरत होगी। ऐसे कैसे हम कभी भी जा सकते हैं? मुझे तो अभी नहीं जाना, और जब जाना होगा तो बता दूंगी। आप ही ना कितनी भोली हो भाभी। दिन में सभी लोग यहाँ वहाँ घूमते हैं तो उनकी नजर हम पर पड़ सकती है, इसलिए गांव की सभी औरतें सूरज निकलने से पहले ही शौच हो आती हैं। माफ करना दीदी, पर मुझे खुले में शौच जाना पसंद नहीं। क्या आपने कभी घर में शौचालय बनवाने के लिए आवाज नहीं उठाई? यह आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? घर में शौच के तो मैं भी सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा भाभी, मैं तो चली, बाकी सब औरतें मेरा इंतजार कर रही हैं। ठीक है, आप जाइए, मैं तो नहीं जाऊंगी। ठीक है, फिर दिन चढ़े तब चले जाना, ताकि 10 लोग देखें और बातें बनाएं। नीलम बुरा सा मुंह बनाकर चली गई। सूरज चढ़ते ही टीना नहा धोकर रसोई में गई तो उसकी ननंद नीलम ने उससे कहा, भाभी, आज आपकी पहली रसोई है तो ऐसा कीजिए, सबके लिए मीठे में खीर बना दीजिए। टीना ने सबके लिए खीर बनाई और सबको परोसी। उसकी बनाई हुई खीर सबको बहुत पसंद आई। तभी उसकी सास बीना ने उससे पूछा, बहू, तुम्हारा मन तो लग रहा है ना यहाँ? कोई तकलीफ हो तो बताना। माँ जी,
बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अपने यहाँ एक भी शौचालय नहीं है। उसकी बात सुनकर उसका ससुर दीनलाल उससे बोला, अरे ये कैसी बातें कर रही हो बहू, शौचालय और वो भी अपने घर में, कोई क्या कहेगा? पापा, जब घर की औरतें खुले में शौच करने के लिए जाती हैं, तब तो कोई कुछ नहीं कहता, तो घर में शौचालय होने के लिए क्या कहेंगे? देखो भाभी, मैं तो बचपन से शौच के लिए खेत में ही जाती हूँ, लेकिन मैंने तो ये बात कभी नहीं कही। हाँ टीना, ये गांव कोई तुम्हारा शहर नहीं। तो फिर ठीक है, कल मेरे पिताजी मुझे लेने के लिए आ रहे हैं और मैं तब तक यहाँ वापस नहीं आऊंगी जब तक घर में शौचालय नहीं बन जाता। घर के बहू का ऐसा मिजाज देखकर सब हैरान रह गए। 5 दिन तो टीना ने उस घर में जैसे तैसे काट लिए थे, लेकिन अगले दिन जैसे ही उसके पिताजी आए, वह उनके साथ चली गई। घर पहुंचकर टीना रोती हुई अपनी माँ से कहने लगी, माँ, अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। आपको पता है, मेरे ससुराल में शौचालय नहीं है। अगर पेट खराब हो जाए तो शौच जाने के लिए सुबह 4 बजे तक इंतजार करना पड़ता है। क्या वहाँ शौचालय नहीं है? अब तो जब तक उस घर में शौचालय नहीं बन जाता, हम तुझे उस घर में नहीं भेजेंगे। देखते ही देखते 3 महीने गुजर गए, लेकिन टीना अपने ससुराल वापस नहीं आई। फिर एक दिन संजीव ने सोचा, ठीक है, टीना को घर वापस लाने के लिए शौचालय बनवाना ही पड़ेगा। अगर मेरे इस फैसले से गांव में किसी को आपत्ति होती है तो देखा जाएगा, लेकिन इन गांव वालों की वजह से मैं अपनी बीवी को तो नहीं छोड़ सकता ना। संजीव ने सबके खिलाफ जाकर घर में शौचालय बनवा लिया और टीना को वापस घर ले आया। शौचालय देख टीना ने कहा, अब लगता है कि इस घर में औरतों की परवाह की जाती है। अब तो मैं इसी घर में रहूंगी। गांव वालों ने जब संजीव के घर शौचालय देखा तो गुस्से में आग बबूला हो गए। तरह तरह की बातें बनाने लगे और यही नहीं, किसी ने उनका शौचालय तोड़ ही दिया। मैंने कहा था ना, टीना, गांव वाले शौचालय नहीं बनने देंगे। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब तुम देखना मैं इनको कैसे सबक सिखाती हूँ। टीना गांव में गई और हर किसी का दरवाजा खटखटाकर सभी घर की औरतों को बाहर निकाला। साथ ही कुछ पुरुष भी बाहर आए। माताओं और बहनों, अपने गांव में एक भी शौचालय नहीं, जिसकी वजह से हमें खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। क्या आप सबको पता है, हम जो ये खुले में शौच के लिए जाते हैं, उससे कितनी भयानक बीमारियां फैलती हैं? ई का बात कर रही हो बहन? बीमारी खुले में शौच करने से नहीं, बल्कि घर में शौच इकट्ठा करने से फैलती है। ममता, क्या आप नहीं जानती, खुले में शौच करने पर उसमें मक्खियां बैठती हैं, जो फिर उड़कर आकर हम लोगों के खाने में बैठ जाती है। उसी से तो उल्टी, दस्त, इन्फेक्शन और ना जाने कितनी तरह की बीमारियां होती हैं। और बंसी काका, ये जो आपके शरीर पर खुजली के निशान हैं, ये भी एक तरह की एलर्जी ही है, जो शौच पर बैठे मक्खी मच्छर की वजह से होती है। लेकिन कहते हैं घर में शौचालय बनवाना पाप है। अगर घर में शौचालय बनवाना पाप है, तो जब गांव की औरतें शौच के लिए जाती हैं, तो गांव के पुरुष उन्हें चोरी छुपे देखते हैं। क्या वो पाप नहीं है? क्यों हम खुद ही अपनी घर की बहू बेटियों की इज्जत को नीलाम करते फिरें? अगर मेरी ये बात किसी के समझ में आई हो, तो वो अपने घर या मोहल्ले में शौचालय बनाने की मांग करे। यह तो हमारा अधिकार है। भाई वाह टीना, तुमने तो अच्छा खासा भाषण दे दिया। अब देखते हैं कितना असर होता है इन सब बातों का गांव वालों पर। तभी ममता ने आवाज उठाई और वह चिल्लाकर कहने लगी, हमें भी शौचालय बनवाना है। हाँ हाँ, हमें भी बनवाना है। गांव की सभी औरतों ने ठान लिया कि शौचालय तो होना ही चाहिए। गांव के सभी आदमियों को उनकी बात माननी ही पड़ी। सभी गांव वालों ने अपने अपने घरों में शौचालय बनवा लिए। वाह टीना, तुम्हारी बातों का सब गांव वालों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा, जो एक ही दिन में सब गांव वाले मान गए।
यह तो हमारा अधिकार है संजीव। जब पढ़े लिखे लोग ही अपनी सोच नहीं बदल पा रहे हैं तो फिर हम इन बेचारे अनपढ़ लोगों से क्या उम्मीद करें। हमें तुम पर गर्व है बेटा। मुझे भी टीना। थैंक यू। टीना के परिवार वालों के साथ साथ सभी गांव वालों को भी उस पर बहुत गर्व हुआ और अब टीना हर घर में शौचालय बन जाने से खुशी से फूले नहीं समा रही थी। यह कहानी एक गरीब अनाथ लड़की रूही की है। जब रूही 7 वर्ष की थी तभी उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। महज 7 साल की मासूम बच्ची अपना पालन पोषण करने के लिए फूल बेचा करती थी। हालांकि फूल बेचना उसकी मजबूरी थी, शौक नहीं। वह भी और बच्चों की तरह स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी ताकि वह पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बन सके। लेकिन फूल बेचकर उसे ज्यादा पैसे कहाँ मिलते थे। पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब हो जाए, यह भी उसके लिए बड़ी बात थी। ऐसे ही एक दिन रूही के पास एक औरत फूल खरीदने आती है। अरे बेटा, तुम्हारे फूल तो बहुत खूबसूरत हैं। इनमें से खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है। यह लो 100 रुपए और यह फूल मुझे दे दो। अच्छा बेटा, एक बात तो बताओ, यह किताबें किसकी रखी हैं? आंटी, यह किताबें मेरी हैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। फूल बेचने के दौरान मुझे बीच में जो समय मिलता है उसमें मैं यह किताबें पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मैं गरीब हूँ ना, और ऊपर से अनाथ भी, इसलिए स्कूल तो जा नहीं सकती, तो ऐसे ही किताबें पढ़कर अपना शौक पूरा करती हूँ। अरे बेटा, तुम्हारी बातें सुनकर मेरी तो आंखें ही नम हो गईं। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारा पढ़ाई के प्रति इतना प्रेम, इतना झुकाव देखकर मैं तुम्हें स्कूल जरूर भेजूंगी। मैं प्रिंसिपल के यहाँ काम करती हूँ। अगर मैं उनसे तुम्हारे लिए सिफारिश करूंगी तो तुम्हें एडमिशन जरूर मिल जाएगा। और हाँ बेटा, आज के बाद तुम अपने आप को कभी अनाथ नहीं कहोगी। मैं हूँ ना। तुम्हारी माँ अनीता का अपने प्रति ऐसा लगाव देखकर रूही की आंखें भर आती हैं। अनीता उसके आंसू पोंछती है और उसको अपने साथ अपने छोटे से घर में ले जाती है। और अगले दिन जब वह काम पर जाती है तो अपने साथ रूही को भी ले जाती है और अपनी मालकिन से कहती है, मेम साहब, यह रूही है, बेचारी अनाथ है, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने इसे अपना नाम दिया है। आज से ये मेरी बेटी है। और आपको पता है मेम साहब, यह पढ़ाई में बहुत होशियार है। आज तक यह स्कूल नहीं गई, लेकिन खुद ही पढ़ाई करके काफी कुछ सीख गई है। अगर आप गरीब कोटे में इसका एडमिशन अपने स्कूल में करवा देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है अनीता, तुम हमारे यहाँ पर बहुत समय से काम कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगी। रूही का एडमिशन हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। रूही यह बात सुनकर खुशी से झूम उठती है कि अब वो भी स्कूल यूनिफॉर्म पहनेगी, बैग टांगे स्कूल जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। स्कूल में एक सीट खाली होती है। रूही का टेस्ट होता है तो वह टेस्ट में पास हो जाती है और उसका इतने बड़े स्कूल में एडमिशन हो जाता है। रूही बहुत खुश होती है। उसी स्कूल में प्रिंसिपल की बेटी तान्या भी पढ़ती थी। तान्या रूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि रूही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। रूही हमेशा सभी टेस्ट में फर्स्ट आया करती थी। रूही के स्कूल में आने की वजह से तान्या की पोजीशन क्लास में हिल गई थी। अब रूही क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर रहती, जबकि तान्या सेकंड पर, और यह बात तान्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती।
जब से इस लड़की का हमारे स्कूल में एडमिशन हुआ है तब से मेरी सेकंड पोजीशन आ रही है। मैं प्रिंसिपल की बेटी होकर सेकंड पोजीशन और वो अनाथ गरीब लड़की होकर फर्स्ट। इस तरह से तान्या अंदर ही अंदर रूही से बहुत ज्यादा जलने लगती है और कोई मौका नहीं छोड़ती उसे नीचा दिखाने का, उसके ऊपर हंसने का। अपनी क्लास में भी किसी को रूही का दोस्त नहीं बनने देती। रूही अकेली ही लंच करती थी और लंच टाइम में अकेली ही बैठी रहती थी। क्लासरूम में भी वह अकेली ही बेंच पर बैठती थी, उसके साथ कोई नहीं बैठता था। ऐसे ही एक दिन रूही लंच कर रही थी, तभी तान्या अपने दोस्तों के साथ आती है और आकर रूही का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंसते हुए कहती है, इसे देखो दोस्तों, यह गरीब हमारे घर पर जो काम वाली है उसे कहीं रास्ते में पड़ी हुई मिली थी और जब इसकी माँ, मेरा मतलब है हमारी काम वाली ने मेरी मम्मी के पैर पकड़े, उनके आगे गिर गिराई, तब कहीं जाकर तो इसको इस स्कूल में मेरी माँ ने एडमिशन दिया, वरना इस गरीब की औकात कहाँ जो हमारे साथ इतने बड़े स्कूल में पढ़ सके। अगर मेरी माँ यह एडमिशन इसको नहीं देती तो ये तो अब भी सड़क किनारे फूल ही बेच रही होती। तान्या, मैं तुम्हारी मम्मी की एहसानमंद रहूंगी जो कि उन्होंने मुझे इस स्कूल में आने का मौका दिया, लेकिन मेरा एडमिशन तब हुआ जब मैंने टेस्ट पास किया। अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाती तो चाहकर भी तुम्हारी मम्मी इस स्कूल में तो क्या किसी स्कूल में भी मेरा एडमिशन नहीं करवा पाती, इसलिए मैं इस स्कूल में अपनी मेहनत से आई हूँ। इतना कहकर रूही वहाँ से चली जाती है। इस गरीब अनाथ लड़की की हेकड़ी तो मुझे निकालनी ही होगी। देखो तो कैसे जवाब देकर गई है, इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एग्जाम आने वाले थे। रूही जिस तरह से सभी टेस्ट में फर्स्ट आया करती थी, उसी तरह वह एग्जाम में भी फर्स्ट आना चाहती थी और इसके लिए वह रात दिन मेहनत करती है। रूही को इस तरह से इतनी कड़ी मेहनत करते हुए देखकर अनीता बहुत खुश होती है और उससे कहती है, रूही बेटा देखना, इस बार पेपरों में भी तुम ही फर्स्ट आओगी। तुम्हारी यह कड़ी मेहनत जरूर रंग लाएगी और मुझे यकीन है तुम मेरा नाम जरूर रोशन करोगी। लेकिन बेटा, पढ़ाई के साथ साथ खाना भी जरूरी है। पढ़ाई के आगे तुम तो खाने को भूल ही जाती हो। चलो अब किताबें रखो और खाना खाओ। मेरी प्यारी माँ, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती कि आपने इस अनाथ लड़की को स्कूल जाने का मौका दिया। अगर आप मुझे ना मिलती तो मुझे इतने बड़े स्कूल में जाने का कभी मौका नहीं मिलता और मैं आपका नाम जरूर रोशन करूंगी। खबरदार, अगर दोबारा से खुद को अनाथ कहा तो एक तरफ तो माँ कहती है और दूसरी तरफ खुद को अनाथ बताती है। और मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया, यह तो तुम्हारी मेहनत है जिसका तुम्हें परिणाम मिल रहा है। अच्छा चलो, बहुत बात हो गई, खाना खा लो। अनीता के कहने पर रूही खाना खा लेती है और खाना खाकर दोबारा से पढ़ाई करने लगती है। जहाँ रूही दिन रात पढ़ाई कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ तान्या रूही को स्कूल से निकालने का प्लान बना रही थी। और ऐसे ही सोचते सोचते उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वह अपने मन में सोचते हुए कहती है, अरे वाह तान्या, क्या दिमाग पाया है। अगर ये आइडिया काम कर गया तो फिर तो उस अनाथ का हमारे स्कूल से पता ही कट जाएगा। कुछ दिन बाद एग्जाम आ जाते हैं। सभी बच्चे हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे थे। टीचर सभी बच्चों पर नजर रख रही थी। रूही का सारा ध्यान अपने पेपर पर था, पर तान्या टीचर की नजर से छुपकर रूही की सीट के नीचे सारी चिट डाल देती है। कुछ समय बाद टीचर की नजर उन पर जाती है और वह रूही से कहती है, रूही खड़े हो जाओ। यह क्या, तुम अपने साथ इतने सारे चीटिंग लेकर आई हो?
तभी तो मैं सोचूं कि इतनी जल्दी जल्दी पेपर तुम कैसे कर रही हो। नहीं मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कोई चीटिंग नहीं की। यह सब तो मुझे याद था, तभी मैंने पेपर में लिखा। मुझे नहीं पता यह चिट मेरी ड्रेस के नीचे कहां से आई। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे सच में कुछ नहीं पता। टीचर को रूही की बात पर विश्वास नहीं होता। वह प्रिंसिपल को बुला लेती है। अनीता भी आ जाती है और प्रिंसिपल अनीता से कहती है, अनीता, मैंने तुम्हारे कहने पर इस अनाथ को इतने बड़े स्कूल में एडमिशन तो दे दिया है, लेकिन देखो यह तुम्हारा किस तरह से नाम रोशन कर रही है। इसने तो तुम्हारे साथ साथ हमारे पूरे स्कूल का नाम भी खराब कर दिया। तान्या यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। वह जैसा चाहती थी वैसा हो गया था। तभी अनीता रूही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घर ले जाती है। फिर जब सरोज और तान्या अपने घर पहुंचते हैं तो अनीता उसके घर जाकर उससे कहती है, मेम साहब, मुझे पता है कि मेरी बेटी रूही ने कोई चीटिंग नहीं की है। अरे ये बेचारी तो दिन रात पढ़ाई करती थी। वो तो तान्या बेबी रूही से जलती है, इसलिए उसने उसे फंसाने के लिए यह सब किया। मैं चाहती तो तान्या बेबी की सच्चाई पूरे स्कूल के सामने लेकर आ सकती थी, लेकिन मैंने आपके यहाँ का नमक खाया है और मैं नहीं चाहती कि तान्या बेबी की इस छोटी सी गलती की वजह से उसका भविष्य खराब हो जाए। तभी प्रिंसिपल सरोज अपनी बेटी तान्या से कहती है, तान्या, मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर रूही को फंसाने के लिए यह सब किया है। अनीता ने मुझे सब पहले ही बता दिया था। वह जब तुम्हारे कमरे की सफाई करने गई थी तभी उसने तुम्हें वो चिट बनाते हुए देख लिया था। विद्या तो एक ऐसी चीज है बेटा जो कोई किसी से नहीं छीन सकता। तुम्हें तो रूही का साथ देना चाहिए कि कैसे एक गरीब अनाथ लड़की दिन रात मेहनत करके हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रही है। वो तो तुम अनीता का बड़प्पन समझो कि उन्हें सब कुछ पता होते हुए भी स्कूल में सबके सामने उन्होंने कुछ नहीं कहा, ताकि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सबके सामने इंसल्ट ना हो। चलो अब जल्दी से रूही से माफी मांग लो। फिर तान्या रूही से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो रूही, आज के बाद हम दोनों फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। रूही का दिल बहुत बड़ा होता है। वह तान्या को माफ कर देती है। अब रूही और तान्या दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं और दोनों एक साथ पढ़ाई करती हैं और स्कूल का नाम रोशन करती हैं। इस तरह एक अनाथ लड़की अपनी मेहनत व लगन से एक दिन अफसर बन जाती है और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन बिताती है।